अब बेटा इस फॉर्मूले से, वर्क डन के फॉर्मूले से कमाल का रिलेशन हम लोगों को मिलता है। देखो, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स। किसका डिस्प्लेसमेंट? एक चार्ज का डिस्प्लेसमेंट। कहाँ पर? दूसरे चार्ज की फील्ड में, यानी क्यू चार्ज की फील्ड में क्यू नॉट का डिस्प्लेसमेंट या क्यू का डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो वर्क डन कितना करना होगा? फोर्स, रिपल्शन फोर्स exerted by the field of Q and displacement of this Q नॉट चार्ज। ठीक है, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं इस पॉइंट पर, जहाँ पर इसको हम कंसीडर कर रहे हैं और जहाँ से इसको हम डी आर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू चार्ज की वैल्यू डॉट डी आर। अब देखो, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज कैन बी रिटन एज ई डॉट डी आर, है ना। फोर्स को पहले क्यू ई से रिप्लेस किया और उसके बाद क्यू को लेफ्ट साइड पे ले आए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस वर्क डन बाय द फील्ड। तो चेंज इन पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज विच इज मूव्ड और गिवन डिस्प्लेसमेंट डी आर। तो डी यू की जगह हम अगर माइनस डी डब्ल्यू रख दें, तो माइनस डी डब्ल्यू अपॉन क्यू की वैल्यू यहाँ रखी हुई है, ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दी। ठीक, तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस डी वी कितना हो गया? माइनस ई डॉट डी आर। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं कि डी वी की वैल्यू माइनस ई डॉट डी आर हो गई। यानी अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता हो तो इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे, ये अभी हम थोड़ी देर में देख रहे हैं। लेकिन इसी फॉर्मूले को आप इंटीग्रेट कर दो। आपने डिस्प्लेसमेंट डी आर दिया था, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो डी वी था। लेकिन अगर आप चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक फील्ड में लेकर आए, तो जो वर्क डन हुआ उसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा वो हम लिखेंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना हो तो इसी dV के फॉर्मूले को इंटीग्रेट कर दो, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच। तो dV की वैल्यू है E डॉट डी आर। इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको फाइनल माइनस इनिशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता हो और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो तो देखो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, dV यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देने पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस माइनस ई डॉट डी आर है ना। अब E को कैसे लिख सकते हैं? x कॉम्पोनेंट आई कैप प्लस y कॉम्पोनेंट जे कैप प्लस z कॉम्पोनेंट के कैप। और R पोजीशन को कैसे लिखते हैं? पोजीशन किसी पॉइंट की अगर हमें लिखनी होती है तो हम x, y और z कोऑर्डिनेट्स जानना चाहते हैं और उससे पोजीशन निकालते हैं। तो अगर मान लो चार्ज इस पॉइंट पे रखा है और उसके कोऑर्डिनेट x, y और z है, तो ओरिजिन से उसकी पोजीशन हम कैसे लिखते हैं? x कॉम्पोनेंट आई कैप प्लस y कॉम्पोनेंट जे कैप प्लस z कॉम्पोनेंट के कैप। तो अगर हमको r की जगह छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी आर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। ठीक, अब डॉट प्रोडक्ट किया इनको तो देखो Ex dx आ जाएगा विद माइनस साइन, Ey dy आ जाएगा विद माइनस साइन और Ez dz आ जाएगा। ठीक, तो dV की ये वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखने वाली बात है, सिर्फ इस टर्म को और इस टर्म को देखो। हम लिख सकते हैं कि x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज इन पोटेंशियल जब x डायरेक्शन में सिर्फ चार्ज का डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करो, सिर्फ x डायरेक्शन में, यानी y और z पर उस समय
बिल्कुल भी चेंज नहीं ला रहे हैं, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चेंज ला रहे हैं। तो हम डी को ये डेल यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन के टर्म से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा अगर हम चार्ज को केवल एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दें, और वो हो जाएगा change in potential of the field when only x direction displacement is considered. तो माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। सेम लॉजिक से ई वाई डी वाई और पोटेंशियल डिफरेंस डी वी से मिलेगा y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जब चेंज इन पोटेंशियल इज कंसीडर्ड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ y डायरेक्शन ओनली। केवल y डायरेक्शन में चार्ज को डिस्प्लेसमेंट दे, x और z बिल्कुल चेंज ना करे, तो हमें y डायरेक्शन के पोटेंशियल डिफरेंस से y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और z डायरेक्शन के पोटेंशियल डिफरेंस से z डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मिलेगा। यानी चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x difference x direction displacement, change in potential with respect to y direction displacement or change in potential with respect to z direction displacement will give us x component of electric field, y component of electric field और z component of electric field। अब अगर इसे हम थोड़ा सम अप करके समझने की कोशिश करें, बेटा वर्क डन के फॉर्मूले से जो क्वांटिटी हमको मिली, जो रिलेशन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच मिला, वो हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन इन द फील्ड, इन द फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। चेंज इन पोटेंशियल with respect to change in position is potential gradient और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको अगर थोड़ा फील लाना है तो इसको ऐसे समझो, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड हर डायरेक्शन में स्प्रेड करती है। अब दो पॉइंट कंसीडर करो, ए और बी। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों पोजीशन के साथ डिक्रीज करते हैं। जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं वैसे वैसे हमारी पोजीशन चार्ज के रिस्पेक्ट में बढ़ती है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है क्योंकि हम क्यू को ओरिजिन लेते हैं, जो चार्ज जिसकी फील्ड है उससे हम अपनी पोजीशन को नापते हैं। तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं आर का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, लेकिन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में क्या हो रहा है, वो आर के साथ साथ डिक्रीज कर रही हैं। यानी इनका वेरिएशन डिक्रीज करता है, इनकी वैल्यू डिक्रीज करती है जब आर इंक्रीज करता है। तो देखो दो पॉइंट ले लो, ए और बी। हमको ये समझ में आ रहा है कि ए यानी पास में चार्ज के होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी और पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे बी पर पोटेंशियल ए से कम हो जाएगा। तो अगर हम चार्ज से दूर जाते हैं तो हमारा जो पोजीशन है वो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो इंक्रीज करता है लेकिन पोटेंशियल डिक्रीज करती है। तो इसलिए हम इस माइनस साइन को लगा के ये बताना चाह रहे हैं कि एज आर इंक्रीजेज द पोटेंशियल डिक्रीजेज, so this quantity becomes negative if we calculate final potential minus initial potential in the direction of field। तो इसका मतलब ये भी हुआ, एक तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया कि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन पोटेंशियल ग्रेडियंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्योंकि चेंज आर के बढ़ने पर डिक्रीज कर रहा है वी और ये चेंज नेगेटिव है आर के बढ़ने पर, तो हमने यहाँ माइनस साइन लगा दिया। लेकिन इससे क्या ये समझ नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्पेस में है तो पोटेंशियल धीरे धीरे स्पेस में डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ेंगे। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर और यहाँ पर दो पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है तो फिर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो
P से Q जाने पर या Q से P जाने पर पोटेंशियल चेंज तो होना चाहिए था, चाहे बढ़ता या कम होता। लेकिन अगर पोटेंशियल सेम है, चेंज ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्पेस पे नहीं है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो पोटेंशियल में चेंज ज़रूर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट चलेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। इसके अलावा मैथमेटिकली भी हम देख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि dV/dr ज़ीरो है। और ये क्या कहता है कि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोटेंशियल इज ज़ीरो। मतलब कोई चेंज नहीं होगा अगर आप स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह जाएं पोटेंशियल की वैल्यू में। और ये कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, if change in potential is zero, when we move from one position of a space to another position, then that certainly means that electric field in that region is zero. If change in potential is zero, then electric field certainly is zero. यहाँ ध्यान रखना, मैंने ये नहीं कहा कि पोटेंशियल ज़ीरो हो, मैंने कहा चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन इन स्पेस अगर ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। लेकिन पोटेंशियल ज़ीरो हो तो ये बिल्कुल पक्का नहीं होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगी। तो अब हमने जो भी सीखा है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं और पिछले साल के जो पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो नीट और मेंस में हो या बोर्ड में, उनको प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला सवाल देखो कि पोटेंशियल इन अ रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज V is equal to 6xy minus y plus 2yz. Find electric field at a point जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1 1 0। सवाल बहुत आसान है, देखो कैसे। अगर हमें पोटेंशियल दिया हो, पोटेंशियल का वेरिएशन दिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी हो, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे? एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम ध्यान से सीखेंगे। एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट और चेंज इन पोजीशन इन एक्स डायरेक्शन ओनली। तो माइनस डेल ओवर डेल एक्स को ऐसे ही लिखा रहने दो और वी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो। अब ध्यान करो, डेल ओवर डेल एक्स का मतलब है एक्स को छोड़कर बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं हो रहे हैं, वो कांस्टेंट है, यानी वाई और जेड कांस्टेंट है। तो हम इसे सिंपल डिफरेंशिएशन ही करेंगे। बस क्या ध्यान रखेंगे कि सिर्फ एक्स वेरिएबल है, वाई और जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो जब हम इसको इस पर ऑपरेट करेंगे तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ 6xy में 6 और y दोनों कांस्टेंट है, केवल x वेरिएबल है। तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ x इज 1, 6y इज द रिजल्ट, और ये माइनस साइन तो साथ में चल रहा है। इसी तरह से डेल ओवर डेल एक्स ऑफ माइनस y, अब ये माइनस और ये माइनस इसको प्लस कर देगा, लेकिन डेल ओवर डेल एक्स ऑफ y ज़ीरो हो जाएगा, है ना। इसी तरह से y और z दोनों ही चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ x चेंज हो रहा है डेल ओवर डेल एक्स के कंपैरिजन में जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डेल ओवर डेल एक्स जब निकाल रहे हैं तो y और z तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ 2yz भी ज़ीरो हो जाएगा। तो रिजल्ट केवल इससे मिलेगा और वो भी -6y। अब 1 1 और 0 पर ये एक्सप्रेशन क्या देगा? -6। समझ आ गई बात? तो x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया -6। y कंपोनेंट देखो डेल v ओवर डेल y। अब हम किसको कांस्टेंट लेंगे? x और z को। केवल y में वेरिएशन हो रहा है, तब पोटेंशियल का चेंज हम स्टडी कर रहे हैं। तो डेल ओवर डेल y ऑफ दिस होल। जब हम पहले टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें y वेरिएबल है और x कांस्टेंट है, तो रिजल्ट 6x होना चाहिए, तो -6x। डेल ओवर डेल y ऑफ y 1 हो गया, तो माइनस डेल ओवर डेल y ऑफ माइनस y हो गया +1। अब डेल ओवर डेल y ऑफ 2yz, इसमें y वेरिएबल है, z कांस्टेंट है, तो 2z कांस्टेंट हो गया, बाहर आ जाता है, और डेल y ओवर डेल y 1 हो गया। यानी डिफरेंशिएशन में अगर हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो ये
डिफरेंशिएट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, केवल जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको वेरिएबल लेंगे और बाकी दोनों टर्म्स को कांस्टेंट लेंगे। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रेस्पेक्ट में तो पहला टर्म सिर्फ 6x देगा, दूसरा टर्म 1 देगा और तीसरा टर्म 2z देगा, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2z बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, और डेल y ओवर डेल y 1 हो जाएगा। अब आप इसमें p 1 1 0 रख दो और ये माइनस साइन ध्यान से साथ में कैरी करते रहना। तो 1 1 0 जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी -5। इसी तरह से जब आप z कंपोनेंट निकालोगे तो माइनस डेल वी ओवर डेल z करोगे, और जब उस एक्सप्रेशन को, किस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को आप जब z के रिस्पेक्ट में सिर्फ डिफरेंशिएट करोगे तो पहले टर्म में तो तीनों ही कांस्टेंट है 0, दूसरा टर्म भी कांस्टेंट है 0, तीसरे टर्म में 2 और y कांस्टेंट होकर बाहर आएंगे, डेल z ओवर डेल z 1 हो जाएगा। तो आपके हाथ में केवल रहेगा -2y, और जब आप इसमें 1 1 0 की वैल्यू रखोगे तो ये -2 हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी x कंपोनेंट i कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप प्लस z कंपोनेंट k कैप, यानी -6 -5 और -2 ये हमारे x y z कंपोनेंट हो गए और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज ax प्लस bi कैप, यानी सिर्फ x डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है और x मीटर्स में है। a और b कांस्टेंट हैं जिनकी वैल्यूज़ यहाँ गिवन है। अगर पोटेंशियल x इक्वल टू 1 पे v1 और x इक्वल टू -5 पे v2 ले तो दे आर आस्किंग फाइंड v1 माइनस v2। तो सबसे पहले एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x एक्सिस के अलोंग है और उन्होंने 2 पॉइंट कंसीडर किए हैं, एक -5 और एक 1, v2 और v1। ठीक, अब यहाँ पर पिछले बार से उल्टा क्वेश्चन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो याद करो कि हमको किस फॉर्मूले का यूज़ करना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नोन है तो हमें इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। कैसे करना है इसको ध्यान से सीखो। सबसे पहला स्टेप हम क्या लेंगे कि हम चार्ज को डिस्प्लेसमेंट जो डी आर देना है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में देंगे। ये सबसे आसान तरीका है, इससे कन्फ्यूज़न लीस्ट क्रिएट होता है। तो चार्ज को डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट दिया, मतलब कहाँ से कहाँ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया, और जो 2 पॉइंट उन्होंने कंसीडर करने को कहे हैं वो ये 2 हैं। तो हमने -5 पोजीशन से x इक्वल टू 1 तक डिस्प्लेसमेंट दिया। तो हम किस से स्टार्ट हुए, v2 से, और कहाँ पहुँचे, v1। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल हो जाएगा हमारे लिए v1 माइनस v2। ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहा है कैलकुलेट करने को, वो ही 2 पॉइंट हम डिस्प्लेसमेंट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेलेक्ट करेंगे। तो ये इनिशियल पोजीशन हो गई और ये फाइनल हो गई, क्योंकि हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे। तो हमने कहा फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई डॉट आर। तो देखो हमने इसको सिंपली कैसे लिखा, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू माइनस और e dx, क्योंकि dr का कोई मतलब नहीं है, केवल x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फ़ायदा क्या मिला, e डॉट dr हो गया e dr cos 0, यानी e dx cos 0, यानी सिर्फ e dx। अब e की वैल्यू चुपचाप यहाँ पर उठाकर रख दो और फिर ब्रैकेट को ओपन करके इंटीग्रेशन को पहले टर्म के साथ भी लिखो और इंटीग्रेशन को दूसरे टर्म के साथ भी लिखो विद दिस माइनस साइन। अब क्या हुआ, जब हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ax dx और b dx ये 2 इंटीग्रेशंस मिले हमको। तो a कॉम बाहर हो गया इंटीग्रेशन से और आपको मिला इंटीग्रल x dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। सिमिलरली यहाँ पर b तो बाहर हो गया इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रल dx का मतलब हमको मिला
x केवल। तो अब इसमें भी हमको लोअर और अपर लिमिट रखनी है, जहाँ से चले और जहाँ तक पहुँचे, और इसमें भी हमको लोअर और अपर लिमिट रखनी है। साइन को हम साथ में ध्यान से कैरी करेंगे। तो यहाँ पर जब हमने लोअर और अपर लिमिट रखी तो a/2 और 1 - 25, इसको सिंप्लीफाई करो तो तुमको -20/2 -24 ये वैल्यू मिलेगी। और सेकेंड टर्म में जब आप लोअर और अपर लिमिट रखोगे तो 1 - -5 यानी b की वैल्यू 10 और ये 6। यहाँ a की वैल्यू 20 हमने सब्सटीट्यूट की है, तब ये 20/2 आया है। और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको 240 - 60 ये वैल्यू मिल जाएगी। तो अब ध्यान से देखो कि हमारा V1 - V2 कितना आया है, 180 वोल्ट। अब ध्यान से देखें कि क्या हमसे यही पूछा गया था। तो उन्होंने हमसे V1 - V2 ही पूछा था, तो हमको कुछ करना ही नहीं है। अगर V2 - V1 पूछा होता तो हम इसको V2 - V1 करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, तो V2 - V1 -180 मिल जाता। क्लियर हो रही है कि कैसे सॉल्व करने हैं ये प्रॉब्लम्स। अब एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 58 देखो, ये प्रैक्टिस एक इस तरह के सवाल की ओर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ देखो बेटा एक्स और वाई टर्म नहीं है, तो हमने क्या कंक्लूड किया कि ये एक कांस्टेंट फील्ड है। ये एक्स और वाई की वैल्यूज चेंज करे यानी पोजीशन चेंज करे, है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज करे, तो ये फील्ड चेंज नहीं हो रही है, यानी ये एक यूनिफॉर्म फील्ड है। पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होंगी, किसी एंगल पर होंगी एक्स एक्सिस से, लेकिन पैरेलल होंगी। ये यूनिफॉर्म फील्ड है। उन्होंने कहा कि स्पेस में ये फील्ड एग्जिस्ट करती है। अगर पोटेंशियल ओरिजिन का 0 ले ले तो 2,2 पर पोटेंशियल बताओ। तो फिर से हमको उन्होंने पोटेंशियल पूछा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने को इनडायरेक्टली कहा है। तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे और वही रूल कि फील्ड की डायरेक्शन में चलो। हमेशा एक अगर डायग्राम बनाकर ये जान सकते हैं कि फील्ड कैसे दिख रही है तो ये अच्छा होता है। तो अगर तुम इस वेक्टर को, ई वेक्टर को बनाओ तो कैसे बनाओगे, इसका x कंपोनेंट 20 है और y कंपोनेंट 30 है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। और ये पूरे स्पेस में इस तरीके से स्प्रेड होगा पैरेलल लाइंस। तो हमने कहा कि हमें फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा चलना रहेगा, ये रूल है मेरा। तो मैं ओरिजिन से 2,2 की तरफ चलूँगी अगर मुझे फील्ड की डायरेक्शन में चलना है तो, है ना। तो मैंने कहा कि मैं ओरिजिन से 2,2 चलूँगी, यानी फाइनल डेस्टिनेशन ये और इनिशियल डेस्टिनेशन ये। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस E.dr। ई की वैल्यू रखी और dr की वैल्यू dx i कैप प्लस dy j कैप होगी। ई की डायरेक्शन में चलने का फ़ायदा हमेशा ये रहेगा कि E.dr E.dr cos 0 हो जाया करेगा, यानी सिंपली E.dr जब आप करेंगे तो यहाँ पर तो दोनों का वेक्टर फॉर्म दिया है, अगर नहीं दिया रहता तो E.dr cos 0 लिख देते। E.dr हमें सिर्फ हैंडल करना होता। तो अब यहाँ पर क्योंकि उन्होंने E और dr की वेक्टर फॉर्म दी है तो हमने लिखी और डॉट प्रोडक्ट निकाला। जब डॉट प्रोडक्ट निकाला तो देखो 20 i कैप इंटू dx i कैप क्या हो गया, 20 dx। 30 j कैप इंटू dy j कैप क्या हो गया, 30 dy। तो अब इंटीग्रेशन 20 dx पर भी लगा दो और इंटीग्रेशन 30 dy पर भी लगा दो। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया और जब हमको फाइनल आंसर मिल गया 20 dx प्लस 30 dy, तो हमने इंटीग्रेशन को दोनों टर्म्स पर अप्लाई कर दिया। इनिशियल पोजीशन 0, फाइनल पोजीशन 2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो। जब इंटीग्रल 20 dx करेंगे, 20 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रल dx की वैल्यू सिर्फ x आ जाएगी। इसी तरह से इंटीग्रल 30 dy करेंगे तो 30 इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल dy की वैल्यू सिर्फ y बचेगी। अब अपर और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा -100। v at 2 माइनस v at 0 इज इक्वल टू -100। तो v at 0.22 इज -100 प्लस v at 0। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ओरिजिन पर पोटेंशियल 0 लिया,
तो हमारा आंसर ही -100 वोल्ट आ गया। पर अगर सोचो उन्होंने ओरिजिन पर पोटेंशियल की कोई भी वैल्यू दे दी होती तो हमें कुछ नहीं करना था, सिंपली इस वैल्यू में वो वैल्यू ऐड कर देनी थी विद साइन और हमको आंसर मिल जाता। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस हमको प्रैक्टिस करने से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे लिए खेल हो जाएंगे।